दोस्तों, आज हमारे बीच मौजूद हैं दीपक कुमार राय जी। दीपक कुमार राय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में और हमारे बातचीत के मंच पर। जी शुक्रिया सर, आपको भी और सबको नमस्ते, सारे नमस्ते। और मुझे मैं दीपक जी के बारे में थोड़ा संक्षेप में बताता हूँ, बाकी तो हम लोग बातचीत करेंगे ही। और इनका मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ कि ये काफी बिजी रहते हैं, फिर भी इन्होंने समय मेरे लिए निकाला है। दीपक जी जो है वो इनके जो मतलब अगर इनके बारे में बताएं तो ये छात्र जीवन से ही छात्र राजनीति में ये काफी सक्रिय रहे और इन्होंने शुरुआती शिक्षा गांव में की। इंटरमीडिएट के बाद ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय आ गए। वहां से इन्होंने स्नातकोत्तर, फिर नेट, जेआरएफ और डीफिल किया। बाद में पोस्ट डॉक्टरल के लिए आईसीएचआर से जुड़े और इन्होंने कई दिनों तक मतलब काफी लंबे समय तक इन्होंने अध्यापन भी किया है। और लेकिन इनका मन जो है वो मतलब एक्टिविज्म में काफी लगा रहा, साहित्य और संस्कृति को लेकर के। तो ये जो है प्राध्यापकी के साथ साथ इन्होंने कुछ दिनों तक ये प्राचार्य भी रहे, मतलब प्रिंसिपल भी रहे किसी कॉलेज में शायद मेरे ख्याल से। फिर उसके बाद से इन्होंने पत्रकारिता की एक तरफ रुख किया और उसके बाद से इन्होंने साहित्यिक पत्रकारिता और जनरल पत्रकारिता, अनुवाद, लेखन का भी इन्होंने काफी कार्य किया है। साहित्य कारिता और एक्टिविज्म स्थायी भाव इनका जो है, इनका नेचर में है। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार सम्मेलनों में इन्होंने भागीदारी की है। लगभग 10 के करीब इनकी पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं और सैकड़ों आलेख इनके प्रकाशित हुए हैं। ये बिहार राज्य प्रगतिशील लेखक संघ की पत्रिका रोशनाई जो निकलती थी उसका इन्होंने संघ की पत्रिका और इसके अलावा गणादेश समाचार साप्ताहिक का संपादन भी किया है। प्रतिश्रुति, आवाज, जनमन की, संगतिया इत्यादि समाचार पत्र पत्रिकाओं का संपादन किया है और 1 दर्जन से ऊपर स्मारिकाएं एवं अभिनंदन ग्रंथों का इन्होंने संपादन किया है। और इनके बारे में ये है कि अभी बात करेंगे कि इन्होंने पुस्तकें 10 जो लिखी हैं वो किन किन विषयों पर हैं। इन्होंने बिहार विधानसभा का जो इतिहास है उसके लेखन से भी ये संबद्ध रहे हैं। दैनिक जागरण के फीचर प्रभाग से जुड़े रहे और जैसे मैंने बताया गणादेश साप्ताहिक समाचार पत्र के बिहार संस्करण के संपादक रहे। ऑल इंडिया पीस एंड सॉलिडरिटी की राष्ट्रीय द्विभाषिक पत्रिका के संपादक मंडल में भी रहे हैं। मतादर्श शोध पत्रिका के संपादक रहे। इतिहास, साहित्य, संस्कृति, समकालीन मुद्दे, स्त्री, दलित, सिनेमा इत्यादि से संबंधित विषयों पर सैकड़ों आलेख इन्होंने लिखे हैं। प्रगतिशील लेखक संघ के बिहार के उप महासचिव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य रहे। अभी बात करेंगे कि इस समय हैं कि नहीं है। और जैसे मैंने बताया अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन के बिहार के महासचिव भी रहे और राष्ट्रीय सचिव रहे। इतना तो मैंने बता दिया और काफी एक्टिव रहते हैं। जैसे मैंने बताया साहित्य और संस्कृति को लेकर के, क्योंकि प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़े रहे हैं, तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सांस्कृतिक एक्टिविज्म इनका एक तरह से इनकी रुचि है काफी और उसके प्रति समर्पित। दीपक जी, इसके अलावा थोड़ा बताइए कि जैसे हमारे ये गांव, आपका कौन सा गांव है, कहाँ पर आप का जन्म हुआ और पढ़ाई कहाँ, बेसिक पढ़ाई कहाँ हुई? जी वो उत्तर प्रदेश का जिला गाजीपुर है, उसमें एक वीरपुर गांव है, तो अच्छा। वहीं मेरा जन्म हुआ और शुरुआती मेरी पढ़ाई लिखाई भी वहीं से थी।
उसके बाद पापा जी नौकरी में थे, तो जहां जहां उनका ट्रांसफर होता रहा वहां मैं गया। लेकिन 8th 9th 10th और 11th 12th मैंने हाई स्कूल से लेके इंटरमीडिएट वाली फिर मैंने जो पढ़ाई की वो गांव ही से की, और उसके बाद मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय। तो गांव मेरा गाजीपुर जिले में उत्तर प्रदेश में बीरपुर है, वहीं से। उसके बाद फिर हम लोग बिहार में आ गए, बक्सर में। इस समय तो आप बक्सर में हैं शायद मेरे ख्याल से। जी, बक्सर में घर है, और बक्सर और बीरपुर की दूरी चूंकि बहुत कम है, गंगा के इस पार और उस पार मुश्किल से 20-22 किलोमीटर है। तो अभी भी हम लोग गांव से बहुत सघन तरीके से जुड़े हुए हैं। रहने के लिए चूंकि बक्सर एक बहुत पहले मकान बन गया था, और पिताजी की नौकरी चूंकि बिहार में ही थी, बल्कि हमारे चचा लोग भी बिहार ही में नौकरी कर रहे थे, अभी भी हैं। तो इस नाते थोड़ा बक्सर से एक लगाव रहा, और मेरी जो कर्मभूमि या कार्यक्षेत्र मेरा रहा वो बिहार ही रहा है, और बक्सर के इर्द गिर्द ही मैंने नौकरी भी की, जो कि बलिया में रहा, मैं यही रहा। इलाहाबाद में जो आपने पढ़ाई की, मतलब इंटरमीडिएट के बाद से ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन आपने वहां से किया जी। तो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका क्या सब्जेक्ट रहा जिस पर आपने फिर DPhil वगैरह किया है? जी, मैं वहाँ दरअसल 3 विषय जो मुझे लेने थे। एक तो प्राचीन इतिहास रहा मेरा, एक अंग्रेजी साहित्य था, और एक दर्शन शास्त्र। तो बाद में मैंने दर्शन शास्त्र छोड़ के, और वो ऐसी व्यवस्था थी कि तीसरे साल कोई एक विषय छोड़ देना है, तो मैंने एंशिएंट हिस्ट्री और अंग्रेजी रखा, और 3 ईयर डिग्री कोर्स में। उसके बाद मैंने एंशिएंट हिस्ट्री से स्नातकोत्तर के लिए चुना। फिर मैंने नेट JRF वगैरह दिया, तो 93 में नेट हो गया था मेरा, 94 में JRF हो गया। उसके बाद फेलोशिप मिलने लगी थी। इसके पहले मैंने एक कॉलेज में ज्वाइन कर लिया था, तो फिर मुझे वहां से छुट्टी लेकर के और ये शोध कार्य के लिए करना पड़ा। तो मेरा विषय जो था वो इतिहास से ही संबंधित है। वो है सोशियो इकोनॉमिक चेंजेस फ्रॉम 6th century BC to 2nd century BC इन नॉर्दर्न इंडिया, यानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 2री शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन हुए। यानी और मैं थोड़ा उसे खोलूं तो बुद्ध से लेकर के मनुस्मृति का जो लेखन था, इसके बीच का जो सामाजिक आर्थिक परिवर्तन रहा, उस पर मैंने फिर काम किया, और 5 साल तक उसको मैंने जो फेलोशिप मुझे मिलती रही। उसके बाद फिर पोस्ट डॉक्टरल में मैंने अप्लाई किया, फिर उसके बाद तो और सारी चीजें। तो विषय मेरा यही था सर, इतिहास, एंशिएंट हिस्ट्री, प्राचीन कालीन इतिहास। जी जी बिल्कुल। आपने फिर अध्यापन शुरू कर दिया, और लेकिन अध्यापन किया, फिर उसके बाद से आप प्राचार्य रहे, है ना? तो आपने ये अध्यापन का कार्य फिर क्यों आपने छोड़ दिया? जी, दरअसल मुझे लगता है कि कई बार मैंने कुछ स्विच ऑफ किया है। वो मैं बाद में फिर अध्यापन से जुड़ा, बीच में कुछ चूंकि पत्रकारिता का शौक था तो कुछ वो भी करने लगा मैं। मुझे शुरू से ही लगता था कि एक लेखक या पत्रकार या शिक्षक और टीचर बनना है, तो मैंने कोई प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी नहीं की, और बल्कि मेरे साथ मेरे मित्र जो जाते थे प्रतियोगी परीक्षाओं को देने के लिए, तो वे लोग प्रतियोगी परीक्षाएं देते थे, और मैं शहर, जंगल और झरने ये सब जो जहां होता था वो घूमता रहता था। तो मेरी प्रकृति में शायद ये नहीं था कि प्रतियोगी परीक्षाओं की ओर मैं जाऊं, लेकिन मुझे लगता था कि कहीं एक बार, जैसे मैं टीचर रहा, प्राध्यापक के तौर पर था मैं, तो फिर मुझे लगा कि इसको छोड़कर अगर कुछ और लगता है तो मैं तुरंत वहां जंप करता था, और फिर कुछ दिनों के बाद अगर लगा कि नहीं ठीक है ये काम हुआ, तो इसी दौरान हम लोगों ने गांव में घूम करके शाहाबाद के इतिहास का लेखन किया, तो भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। तो ये होता रहा है, क्योंकि ये मेरे स्वभाव में है, मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत नौकरियां और क्षेत्र इधर उधर बदलते रहे, तो ये होता रहा सर। वो बहुत जानबूझ के नहीं हुआ, वो अनायास ऐसे ही होता रहा, लगा कि कुछ ये करना चाहिए तो फिर उसको कर लेते। आप पत्रकारिता में भी फिर चले गए ना? पत्रकारिता भी आपने किया, मेरे ख्याल से मैं देख रहा था, तो आप माखनलाल चतुर्वेदी जो महाविद्यालय पत्रकारिता है उससे भी आप जुड़े रहे हैं। जी जी बिल्कुल। दरअसल मैं दैनिक जागरण से जुड़ा, और उसके पहले जब यहाँ से इलाहाबाद से मैं
गया, मेरा शोध कार्य पूरा हुआ, तो एक प्रतिश्रुति साहित्यिक पत्रिका हम लोग निकालने लगे। वहाँ के कुछ साहित्यिक मित्र थे, तो उसको लेकर के हम लोग, पटना में प्रिंटिंग होती थी, तो पटना से बक्सर ले आने के दौरान ही ट्रेन में उसे हम लोग, मुझे लगता है कि उसकी 10-20-50 प्रतियां बेच देते थे। जो भी यात्री सहयात्री मिलते थे उनको कन्विंस करते थे हम लोग, भाई ये साहित्य की पत्रिका है। तो प्रिंट करा के बक्सर ले आने के क्रम में ही ट्रेन में हम लोग उसे 10-20-50 प्रतियां उसकी बिक जाती थी, कभी नहीं भी बिकती थी। तो ये हुआ। उसके बाद मैंने दैनिक जागरण फीचर प्रभाग को ज्वाइन किया। वहाँ राघवेंद्र दुबे, प्रमोद जी वगैरह हमारे साथी थे, सीनियर भी थे, तो उनके साथ कुछ काम हुआ। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी जो पत्रकारिता का विश्वविद्यालय है, उसका स्वतंत्रता के बाद, आजादी के बाद की हिंदी पत्रकारिता, इसमें उसका बिहार चैप्टर चालू हुआ। तो उसमें परामर्शी के तौर पे मैं जुड़ा। उसमें जो सारे राष्ट्रीय अखबार हैं, दैनिक हिंदुस्तान था, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, इन सबके संपादक लोग थे। एक मैं था, एक ब्रज कुमार पांडे जी थे और कर्मेंदु शिशिर जी। तो उसमें सारे बहुत सीनियर लोग थे। उसमें अब मैं क्यों आ गया मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो काम अच्छा चला, उसमें बड़ा अच्छा हुआ। उस समय विश्वविद्यालय के जो वीसी थे वो अच्युतानंद मिश्र जी थे, तो उनका भी स्नेह मिला, उनके साथ भी कुछ बातचीत हुई, काम हुआ। तो वो एक अलग चैप्टर है, उसमें अच्छा लगा जुड़ करके काम। जी। फिर आपने साहित्यिक पत्रकारिता की, जरा थोड़ा बताइए। साहित्यिक पत्रकारिता मतलब फीचर वगैरह लिखना, एडिट करना, मतलब यही सब आपने फिर जो अखबारों में जुड़े रहे? नहीं, अखबारों में मैं अखबार में था तो दैनिक जागरण के लिए एक कसौटी परिशिष्ट निकलता था उसका, और एक संगिनी, और फिर और भी जो उसके वहाँ के स्थानीय परिशिष्ट। अभी भी कसौटी का संगिनी जो दैनिक जागरण का है वो राष्ट्रीय संस्करण है, तो आता रहता है। उस समय पटना से कसौटी निकलती थी, उसका एक पुल आउट था, उसकी मैगजीन थी 4 पेज की, तो उसमें लगभग 8-10 आलेख होते थे। तो उसको एडिट करना और उसमें लोगों से आलेख मंगाना और उसको छापना, तो ये फीचर का काम होता था। तो उसमें मैं था। बाद में कुछ दिन के लिए मुझे डेस्क पर भी लिया गया, लेकिन मैं मूलतः फीचर से ही जुड़ा। और साहित्यिक पत्रकारिता तो जैसे, हाँ बोलिए। हाँ नहीं, मैं कहता कि और साहित्यिक पत्रकारिता तो जैसे प्रतिश्रुति हम लोगों ने निकालना शुरू किया था, उसी समय से चालू हो गया। देश भर के जो बड़े और हम लोगों के संपर्क के कुछ नवोदित रचनाकार भी थे, वो सारे छपे उसमें, और उस पत्रिका को लोगों ने बहुत अच्छे से लिया, और 6-7 अंकों के बाद ही उसकी गणना एक अच्छी पत्रिका में होने लगी थी। तो उसमें जो अन्य सारे लेखक मित्र थे और जो पूरी टीम थी, जिसमें राम मुरारी जी थे, जिसमें रजनीश थे, कई सारे लोग उससे जुड़े थे, मजबूर आलम थे, तो वो एक टीम बनी और उसने एक कोशिश की बक्सर से। और बक्सर में उसके बाद से, हालांकि उसके पहले से भी ये परंपरा रही, जैसे कुमार नयन वगैरह वहाँ रहे हैं, तो बक्सर जैसी छोटी जगह पे भी हम लोगों ने बाद में जाकर के 2003 में प्रगतिशील लेखक संघ और कमलेश्वर वगैरह का वहाँ आना हुआ। तो उसके बाद जो एक सांस्कृतिक और साहित्यिक लहर पैदा हुई, तो हम लोगों ने 2007 में बक्सर में प्रगतिशील लेखक संघ का राज्य सम्मेलन करवाया। उसमें लगभग 300 से अधिक के बड़े साहित्यकार, जिसमें सारे लोग उस समय जो थे वो सब पहुंचे थे वहां, और 3 दिन तक बड़ा अच्छा वो संगम था। तो इस तरह से बक्सर में साहित्यिक और सांस्कृतिक गतिविधियां थोड़ी और जोर पकड़ने लगी। उसी समय फिर मैं अखिल भारतीय शांति एकजुटता संगठन से जुड़ा। हम लोगों के गुरुदेव ब्रज कुमार पांडे, उनके साथ भी बहुत सारा मेरा काम है। तो इस तरह से ये चीजें चलती रही। मैं देख रहा था कि आप जो है वो आपने अजीम प्रेम जी फाउंडेशन में भी कुछ काम किया है मेरे ख्याल। जी, अभी मैं अजीम प्रेम जी फाउंडेशन से ही जुड़ा हुआ हूँ, और वहाँ जो जी मेरे साथ यहाँ अनुपमा जी हैं और बहुत सारे लोग हैं, प्रशांत जी हैं, आलोक जी हैं, जो इस तरह से काम कर रहे हैं। तो यहाँ दरअसल काम थोड़ा अलग तरीके का है, सीधे बच्चों को पढ़ाने का नहीं है। तो मुझे लगा कि कुछ इस तरह से भी काम करना है, तो वो मैंने ज्वाइन किया और अच्छा लग रहा है यहाँ काम करना। अभी आपके एक मित्र हैं हीरा, उन्होंने लिखा है कि सरल भारत के एडिटर इन चीफ भी आप रहे हैं। हाँ, वो युवा मित्र हैं हमारे, जो प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। तो उनको लगता है कि मैं उनके लिए
कुछ दाढ़ी वाड़ी के बाल वाल पक गए हैं, तो मैं सीनियर हूँ उनका, तो कुछ उनके लिए राय सलाह दे सकता हूँ, और मेरी जितनी क्षमता है मैं देता रहता हूँ उन लोगों को। तो इस नाते एक जुड़ाव उससे भी है, बिल्कुल। अच्छा, एक बात ये बताइए कि जो किताबें आपने लिखी हैं, मतलब किताबों का नाम मुझे नहीं मिल पाया, तो ये किताबें आपने किन किन विषयों पर लिखी? जी, मूलतः तो इतिहास की है, विचार की है, कुछ चीजें अभी आनी है, जिसमें सिनेमा पर एक किताब, उसकी पांडुलिपि तैयार है बहुत दिनों से, उर्फ सिनेमा करके, वो 2-3 साल हो गए वो छप नहीं पा रही है, उस पर मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ। और कुछ जो संकलन है, जो संपादन है, वो भी उसमें है। जैसे एक बिहार विधानसभा का इतिहास जब हम लोग लिख रहे थे 12-13 में, तो वो एक काम था, उसमें हेमंत थे और कई सारे लोग, बड़े पत्रकार लोग थे उसमें हमारे सीनियर, तो वो भी जुड़े हुए थे। एक जो किताब है मेरी, वो वही जो मेरा शोध का विषय था उसी पर है, जो प्राचीन भारत में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, वो है। फिर एक शाहाबाद के इतिहास पर 2 किताबें हम लोगों ने लिखी। एक तो शाहाबाद का प्राचीन इतिहास है, शाहाबाद जो बिहार वाला है। जी, शाहाबाद में 4 जिले हुआ करते थे। अब वो शाहाबाद बटा तो चारों जिले अलग अलग हो गए, और वो 4 जिले कौन से थे? तो एक भोजपुर था, रोहतास था, बक्सर और कैमूर। तो ये संयुक्त रूप से जब था तो ये शाहाबाद हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे शाहाबाद बटा तो 4 जिलों में बट गया, और सबसे बाद में 92 में बक्सर और कैमूर बने, तो ये 2 जिले उसमें बाद में। तो जब ये शाहाबाद संयुक्त रूप से हुआ करता था, तो उसका जो इतिहास है, जो मिथकी इतिहास भी है और जो मुख्यधारा का इतिहास है, उन सारी चीजों को लेकर के एक किताब बनी, शाहाबाद का इतिहास। इसके लिए हम लोगों ने गांवों में भी काफी भ्रमण किया और देखा, लोगों से बातचीत की, कलेक्शन हुआ, तो वो थोड़ा एक नए तरीके का काम था। लेकिन इसके बाद जो शाहाबाद के तुर्क अफगान काल में उज्जैनिया राजपूतों का इतिहास है, उस पर भी एक काम हुआ। तो वो बहुत छोटी सी किताब है, 100 पेज की, लेकिन वो बहुत जरूरी किताब है, मुझे लगता है कि अगर शाहाबाद के इतिहास को हम लोग देखें तो कुछ इस तरह से है। शाहाबाद से क्या शेरशाह सूरी का भी कोई संपर्क रहा है, संबंध रहा है? जी, बिल्कुल रहा है। रोहतासगढ़ का जो किला है, और वहाँ शेरशाह का मकबरा भी है सासाराम में, तो वो सारी चीजें हैं उसमें। जी, चौसा का युद्ध उसी में है, बक्सर का युद्ध उसी में है, तो ये सारी चीजें हैं। मैंने इसलिए पूछा कि उस मजार पे मेरी जाने की इच्छा है, क्योंकि मेरी नानी अक्सर कहा करती थी कि वहां पर उसने चादर चढ़ाई थी, और तब मेरा जन्म हुआ था, और वो बीच में जाके चादर चढ़ाती भी थी। तो उन दिनों हमारे नाना जी वहीं पोस्टेड थे, तो ये मेरे स्मृतियों में है कहीं कि शेरशाह सूरी के मकबरा है, और मैं गया नहीं हूँ, लेकिन मैं जाना चाहूंगा। नहीं, हम लोग कई बार गए हैं सर वहाँ, और अच्छी जगह है, जाना चाहिए। शेरशाह सूरी तो इतिहास में एक अच्छा शासक माना जाता रहा है। जी, अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे एक सवाल है जो मेरे दिमाग में उठ रहा था जब मैं आपका प्रोफाइल वगैरह भी देख रहा था। हर क्षेत्र में आपने अपना हाथ पैर फैलाया हुआ है, तो ये बताइए कि जीवन में एक स्थायित्व तो कहीं ना कहीं होना चाहिए। तो जी बिल्कुल। और इसी के साथ मेरे दिमाग में एक बात ये आई कि चूंकि आपने अध्यापन का कार्य छोड़ दिया उसके बाद से, तो एक व्यक्तिगत सवाल है कि मतलब ये है कि जीविकोपार्जन के लिए क्या करते हैं? जी, जीविकोपार्जन भी इसी में होता रहा, और ये अच्छी बात रही मेरे साथ कि जो मेरे रुचि का काम रहा उससे कभी कभी जीविकोपार्जन भी होता रहा। लेकिन जीवन में मेरे इस प्रवृत्ति और स्वभाव को लेकर के बहुत सारी कठिनाइयां भी आई, लेकिन उसका एक अलग आनंद है, उसका एक अलग मजा है, क्योंकि वो मेरा चयन था अपना, इसलिए मैं किसी से शिकायत भी नहीं कर सकता। जो मैंने किया उसको मैं ओन करता हूँ, और अगर उसमें कठिनाई भी है तो उसका मैं आनंद लेता हूँ। तो ये मेरे स्वभाव में है। और जैसे मैं प्रिंसिपल रहा तो 5 साल के बाद मुझे लगने लगा कि
अब हम एक सैचुरेशन पॉइंट पे हैं, शायद मैं कॉलेज को बहुत अच्छा नहीं दे पा रहा हूँ, कॉलेज मुझे बेहतर नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगा कि ये छोड़ना चाहिए। तो फिर उसी समय दिगंतर एक संस्था है, वहाँ कुछ शैक्षणिक कार्यों के लिए एक वैकेंसी थी, तो मैंने उसे ज्वाइन किया, वहाँ इंटरव्यू हुआ और मुझे ले भी लिया गया। तो फिर मैंने दिगंतर ज्वाइन किया 12 में। उसके बाद पिताजी की डेथ हुई और परिवार की कुछ समस्याएं, तो फिर वो नौकरी भी मैंने छोड़ी और मेरा स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था उस समय। तो फिर घर आके मैंने कुछ प्रेस वगैरह का काम किया। प्रेस चूंकि घाटे में चला तो फिर वो प्रेस भी मुझे बंद करना पड़ा। लेकिन इसी बीच फिर मैंने एक जगह, वहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज था, उसमें ज्वाइन करना पड़ा। बक्सर के ही बगल में डुमराव एक जगह है, तो वहाँ फिर मैंने ज्वाइन किया। तो ये एक सिलसिला चलता रहा। इसी बीच में अखबार से बुलावा आ गया, तो मैंने कहा कि भाई मुझे प्रिंसिपल के रूप में ज्वाइन करना है एक कॉलेज में। तो राघवेंद्र दुबे ने कहा कि भाई आप परसों छोड़ देना, लेकिन कल आके ज्वाइन करो। दरअसल हुआ क्या था कि जो कसौटी पद निकलती थी उसमें मैंने 2 आलेख लिखे थे, एक बेरोजगारी पर था और एक सूचना सुपर हाईवे पर था। तो उसके बाद राघवेंद्र दुबे जी ने फोन किया अचानक, मेरे उनसे कोई जान पहचान कोई परिचय नहीं था। उन्होंने रात में मुझे फोन किया कि दीपक राय बोल रहे हो? मैंने कहा जी मैं बोल रहा हूँ, आप कौन? तो मैं राघवेंद्र दुबे बोल रहा हूँ, दैनिक जागरण फीचर प्रभाग से, आप आइए और ज्वाइन करिए कल। मैंने कहा भाई मैं कल तो नहीं ज्वाइन कर सकता, अभी अखबार ज्वाइन करने के मूड में भी मैं नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ऑलरेडी कॉलेज में ज्वाइन करना है। तो बोले कि आप परसों छोड़ दीजिएगा, लेकिन कल आके ज्वाइन करिए। तो फिर मैं गया, उनसे मिला, लेकिन कॉलेज ज्वाइन करते और वो अखबार छोड़ते छोड़ते 1.5 साल बीत गए। तो उस बीच ये भी सिलसिला चला, तो कुछ चीजें ऐसी चलती रही। तो बहुत सोच विचार के तो कुछ नहीं हुआ और बहुत अनजाने में भी नहीं हुआ, क्योंकि जो भी मैंने किया वो मैंने अपने विचार से किया, अपने निर्णय से किया और उसमें मैं कायम रहा और मुझे अच्छा लगता है। तो मुझे लगता है कि कई बार जो स्थायित्व होता है वो आप में जो निश्चिंतता दे देता है, तो जो हांट है, जो भूख है और जो एक बेचैनी है वो थोड़ी खत्म होती है। मुझे लगता है कि शायद मैं कहीं शुरू में ही, जैसे मैं जब नेट जेआरएफ कर रहा था, मुझे फेलोशिप मिल रही थी, मैं पीएचडी कर रहा था, तो उसी समय शाहजहांपुर से मुझे था कि एडाक में ज्वाइन कर लेना है। वहाँ 6,000 रुपए की तनख्वाह मिलती थी और एडाक पोस्ट थी, वहाँ मैं गया भी था, लेकिन फिर वहाँ से मैं लौट आया, मैंने नहीं किया वहाँ। तो इस बीच मुझे जो एक सब इंस्पेक्टर की नौकरी होती है वो भी हो गई थी। बाद में मुझे उस पर ज्वाइन करना था, तो घर पे पोस्ट कार्ड पहुंच गया उसका। तो पापा जी भी बिगड़ गए कि ये कौन सी नौकरी है, ये कौन सा काम है, ये नहीं करना है। तो बहुत सारी चीजें रही। तो इस तरह से कोई बहुत सोच के, बहुत प्लान में तो नहीं हुआ, लेकिन मुझे अच्छा लगता है कि जो मैंने चाहा वो मैंने किया। जी नहीं, ये बढ़िया है। वैसे अगर इस तरह से देखा जाए तो आपका जो व्यक्तित्व है बहुआयामी है और आपको एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि आप बड़े बड़े लोगों के साथ काम किया आपने, जैसे कर्मन शिष्य हैं, वो भी हमारे मित्र हैं। राघवेंद्र दुबे भी हमारे मित्रों में से एक हैं, क्योंकि वो जागरण में फिर वो गोरखपुर आ गए थे जी बाद में, और अब तो शायद वो दिल्ली में रहते हैं मेरे ख्याल से, जहाँ तक मैं समझता हूँ। हाँ, तो मुझे इस फील्ड में, इस दुनिया में जिन 5, 7, 10 लोगों ने गढ़ा बनाया, उसमें राघवेंद्र दुबे जी का एक बहुत बड़ा रोल है, ब्रज कुमार पांडे का बड़ा रोल है, कर्मेंदु शिशिर जी का बड़ा रोल है, गुप्तेश्वर पांडे जी हैं, केदारनाथ पांडे जी हैं, फणीश सिंह हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने मुझे, बल्कि ब्रज कुमार पांडे जी ने तो मेरे साथ 3-4 किताबों पे काम किया, और लिखने के मामले में मैं थोड़ा आलसी था, लेकिन उन्होंने मुझे, मैं बार बार ये कहता हूँ कि अगर मैं 30 दिन में 25 दिन मेरी सुबह होती है तो उनके फोन से होती। अब तो थोड़ा ये सिलसिला रुक गया क्योंकि मैं जयपुर आ गया, लेकिन बक्सर में मैं था तो प्रगतिशील लेखक संघ से जोड़ना, उसमें बड़े बड़े दायित्वों पर रखना, फिर उसका उप महासचिव बनना, फिर एप्सो से जोड़ना, एप्सो का राज्य महासचिव बनना। तो इसके नाते मैंने पूरे बिहार भर में सांगठनिक ढांचे को लेकर के खूब यात्राएं की। कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां मैं नहीं गया होऊंगा, बाई रोड भी, और कई बार मैं गया हूँ, संगोष्ठियों के लिए गया हूँ, संगठन बनाने के लिए गया हूँ। तो ये एक रहा है मेरे साथ। जी नहीं, और आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी मुझे कि
जो भी आपने निर्णय लिया वो आपने लिया और आप उसे स्वीकार करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि किसी भी निर्णय को लेकर आपके मन में कोई अफसोस नहीं है कि यार ये अब नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो आधी जिंदगी तो बाद अफसोस करने लगते हैं कि ये मैंने कर लिया होता तो ज्यादा अच्छा होता। नहीं सर, और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि अगर फिर मुझे दोबारा ये सब जीना पड़े तो मैं ठीक यही इसी तरह की आवारागर्दी, इसी तरह की अनिष्ठा, इसी तरह की जो फालतू चीजें हैं जो कहा जाता है कि बेकार है, कि क्यों इसमें पड़ गया है, ऐसे तो कितना अच्छी नौकरी थी, ये क्यों छोड़ दिया, वो क्यों छोड़ दिया, तो मैं फिर ऐसे करना चाहूँगा। नहीं, बढ़िया है, मुझे कोई नहीं, मुझे काफी लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी, काफी लोगों को इससे प्रेरणा मिलेगी। बदी मदाई जिंदगी जिसको रैट रेस बोलते हैं, वो उससे तो बेहतर है ही है। अच्छा, अब थोड़ा हम लोग मुख्य विषय पे बात करते हैं। इन बात जो है, जैसे अब शुरुआत यहाँ से करते हैं, प्रगतिशील लेखक संघ में अब आपका कोई जुड़ाव है कि मतलब आपने वहां से अपनी ही बोली? नहीं, मैं बिहार के संगठन में नहीं हूँ, लेकिन उसकी कार्यकारिणी में और जो राष्ट्रीय स्तर पर चीजें हैं वहां मैं हूँ। यहाँ जो बिहार जो प्रगतिशील लेखक संघ के जयपुर में सम्मेलन होते हैं, जो वो फेस्टिवल लगता है, उसमें भी मेरी भागीदारी होती है। तो अभी मैं कोई पदाधिकारी पैरेलल जो निकाल रहे हैं आजकल, पैरेलल जो समानांतर, हाँ, समानांतर साहित्य वो भी है, जो यहाँ ईश्वर इस बार वो बदला है, कर्ण साहित्य उत्सव हो गया। तो अभी प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़ाव है क्योंकि वो एक वैचारिक जुड़ाव है, और संगठन में किसी पद पे मैंने इस बार भी मैंने मना किया, क्योंकि मैं रहूंगा जयपुर में और मैं पदाधिकारी रहूं बिहार का या कहीं और का, तो ये ठीक बात नहीं है। मैंने इसका के जो पदाधिकारी थे उनसे भी मैंने अपनी माफी मांगी, और वहां से मैंने कहा कि मुझे छोड़ दिया जाए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत काबिल लोग हैं, अच्छी टीम है वहां जो काम करती है। और प्रगतिशील लेखक संघ और अखिल भारतीय शांति एवं एकजुटता संगठन, ये दोनों संगठन पूरे देश भर में जो 5-7 अच्छी जगहें हैं उनमें से बिहार। तो ये मुझे अच्छा लगा कि मैंने वहां काम किया और वो संगठन बड़ा अच्छा रहा। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है कि जैसे साहित्यिक सांस्कृतिक संगठन मुख्यतः तौर पर 3 है, वैसे और भी कई होंगे, हैं भी छोटे मोटे। तो आप अगर इनको मतलब निरपेक्ष होकर देखें, मतलब हालांकि आप प्रगतिशील लेखक संघ से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर निरपेक्ष होकर देखें तो आज के समय में जो चुनौतियां हैं सामाजिक और साहित्यिक स्तर पर, है ना, मतलब खास करके सामाजिक स्तर पर, और साहित्य क्या या उससे जो रचने वाले लोग हैं, साहित्यिक लोग हैं या जो संस्कृति कर्मी हैं, क्या वो उन चुनौतियों को समझ पा रहे हैं, उनसे प्रतिरोध करने की मतलब कोशिश वो कर रहे हैं, या जैसे सारे लोग लिखते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं वो जो बाजारवाद के उसमें आ गए हैं और किताबें छप जाएं, किताबों की समीक्षा हो जाए, विमोचन हो जाए, पुस्तक मेला जैसे चीजों पर क्या करके अपना थोड़ा सा सेल्फी खिंचवा लेते हैं, कुछ लोगों के साथ फोटो खिंचवा लेते हैं। तो आप किस तरह से देखते हैं, मतलब इन तीनों संगठनों को मिला करके जो एक साहित्यिक सांस्कृतिक माहौल बनना चाहिए, एक जो समय की आज की जो चुनौतियां उनको देखते हुए आपकी क्या राय है? जी, मुझे लगता है कि वैश्विक स्तर पर भी और भारत के स्तर पर भी अगर अभी भी कहीं प्रतिरोध बचा हुआ है तो वो इन्हीं सांस्कृतिक मोर्चे पर ही बचा हुआ। वो रंगमंच हो सकता है, वो प्रलेस है, जलेस है, जसम है, या जो भी छोटे छोटे प्रयास अपने अपने स्तर पे हो रहे हैं। मुझे लगता है कि सरकारों ने तो एक तरह से आत्मसमर्पण कर दिया है। भारत की सरकार हो या किसी राज्य की सरकार हो, किसी अन्य जगह की सरकार हो, इन सारी सरकारों ने, सत्ता ने, राजनीति ने एक तरीके से बाजारवाद और जो साम्राज्यवाद है, जो नव पूंजीवाद है, उसके समक्ष समर्पण कर दिया। तो जो प्रतिरोध है अभी भी वो सांस्कृतिक मोर्चों पर ही, वो या तो इन लेखक संगठनों में है और इन लेखक संगठनों से बाहर भी। मैं ऐसा नहीं कहता कि
इन लेखक संगठनों में ही सारी चीजें हो रही हैं, सक्रियता यहीं पर है। नहीं, इस सक्रियता इसके बाहर भी है, लेकिन इन लेखक संगठनों की भी एक बड़ी भूमिका है और अभी वो बड़ी भूमिका वो निभा रहे हैं। हो सकता है कि कई बार ये तो आंदोलन है, तो आंदोलन कई बार तेज भी होता है, कई बार मध्यम भी होता है, तो ये दौर चलता रहता है। लेकिन उनके एजेंडे से, उनकी आधार भूमि से, उनकी सबसे विश्वसनीय जो जमीन है वो प्रतिरोध की जमीन, क्योंकि वो साहित्य की। और मुझे लगता है कि साहित्य या पत्रकारिता या लेखन या रंगकर्म या किसी भी तरह का संस्कृति कर्म स्वभाव से ही सत्ता का प्रतिपक्ष होता है। तो प्रतिरोध तो यहाँ है, आंदोलन तो यहाँ है, लेखन तो यहाँ है, जिजीविषा तो यहाँ है। अब यह है कि कई बार वो शायद बहुत लाउड नहीं हो, तो ये भी साहित्य का एक रोल है कि हमेशा वो लाउड नहीं होता, सीधे सीधे साहित्य कोई क्रांति नहीं करता, लेकिन जो बदलाव है उनकी पृष्ठभूमि, उनकी रचना तो साहित्य ही करता है। ये लेखक संगठन भी उसमें शामिल है, तो इनकी एक बड़ी भूमिका है कैसे उनको गढ़ा जाता है। जैसे मुझे लगता है कि मैंने जब सांगठनिक स्तर पे काम किया प्रगतिशील लेखक संघ में, तो जो सम्मेलन हुआ था वहां बक्सर में, तो विश्वनाथ त्रिपाठी जी उसके उद्घाटन करता थे, कमला प्रसाद जी वहां गए थे, प्रफुल्ल कुलख्यान जी गए थे, बहुत सारे लोग गए थे, अरुण कमल जी गए थे, खगेन ठाकुर जी गए थे, जितने प्रगतिशील लेखक संघ के अगुआ हमारे हैं, सीनियर्स हमारे थे, वे सब गए थे वहां। विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने उसके बाद एक इंटरव्यू में कहा, जो समकालीन जनमत में भी छपा, कई जगहों पे, उन्होंने कहा कि बक्सर में जैसे तीनों संगठनों ने एक साथ मिलकर के काम किया, ऐसे ही जरूरत है राष्ट्रीय स्तर पे करने की। जैसे वहां जो बक्सर का सम्मेलन हुआ, उसमें जो पूरा पोस्टर और जो पूरा संस्कृति कर्म था, जो पूरा वो गायन था, और जो हम लोगों का जो जनगीत होता है, वो सब ये जन संस्कृति मंच ने किया, जसम ने किया था, सुधीर भाई उसको लीड कर रहे थे, और सारे संगठनों के लोग आए थे, और वहां जो बक्सर की इकाई है वो भी सारे संगठनों ने मिलकर वहां काम किया। तो मुझे, मेरा जो अनुभव है वो प्रगतिशील लेखक संघ के ही साथ काम करने का है, लेकिन मैं अन्य संगठनों के साथ भी, जो हमारे विरासतना संगठन है, चाहे वो इप्टा हो या बहुत सारे संगठन है, बहुत सारे छोटे संगठन हैं जो कहीं कहीं पे कोई साहित्यिक सांस्कृतिक संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं। जैसे प्रतिश्रुति एक संस्था थी, अभी भी है, जिससे हम लोग निकले और हम लोगों ने काम किया। तो अभी भी मुझे लगता है कि सांगठनिक स्तर पर सब जगहों पे, सारे जगहों में, सारे जिलों में मैं गया हूँ, वहाँ ये संगठन है, वहाँ लोग लिख रहे हैं, अपनी अपनी पत्रिकाएं भी निकाल रहे हैं, और एक जो लघु पत्रिकाएं हैं, जो प्रतिरोध का मंच है, जो प्रतिवाद का मंच है, वो अभी भी जीवित है। तो मैं बहुत आशावान हूँ और मैं बहुत यकीन के साथ हूँ इस जमीन पर कि यहाँ संभावना है। जी ये तो हो गई साहित्यिक सांस्कृतिक बात। पत्रकारिता से भी आपका एक लंबा जुड़ाव रहा है, और पहले ये था कि हम लोग जब अखबार पढ़ते थे तो अखबार में की खबरों पर हम लोगों को भरोसा होता था और बहुत कुछ जानने समझने को मिलता। आज पत्रकारिता की क्या स्थिति है, आप देख पा रहे हैं? दरअसल जो पत्रकारिता में एक जो कमिटमेंट की कमी आई और जो बाजारवाद हावी हुआ, तो ये सब जगह है, ऐसा नहीं कि पत्रकारिता में ही है। कुछ इस तरह की चीजें हम लोग साहित्य में भी देख सकते हैं, लेकिन पत्रकारिता चूंकि एक शुद्ध रूप से व्यावसायिक माध्यम है, जैसे सिनेमा एक व्यावसायिक माध्यम है, तो पत्रकारिता कोई भी अखबार बिना पैसे के, कोई चैनल बिना पैसे के नहीं निकल सकता। तो इस नाते मुझे लगता है कि वहां जो पूंजी का वर्चस्व आया, जो पैसे का वर्चस्व आया, तो उसने संपादकों की भूमिका बदल दी। जो संपादक हुआ करते थे, अब वो प्रबंधन करने लगे, अब वो मैनेजर होने लगे। तो जब संपादक ही नहीं रहा किसी अखबार का, तो फिर वो अखबार कैसा होगा, वो चैनल कैसा होगा, वो बिजनेस हेड होने लगे। वहां जो कंटेंट है अखबार का, उसको बाजार वाले लोग तय करने लगे, उसको एजेंसी वाले लोग तय करने लगे कि अखबार में क्या छपना चाहिए। तो पहले जो स्वायत्तता मिलती थी छोटे छोटे रिपोर्टर्स को भी, अब वो स्वायत्तता बड़े बड़े संपादक, उप संपादकों को भी नहीं रही, क्योंकि उनको जो मालिकान चाहते हैं वो उनको करना है।
तो अगर अखबार किसी राजनीति का एजेंडा हो गए और किसी नेता का की पर्सनालिटी क्वाइनिंग में लग गए तो पत्रकारिता यहाँ कमतर होती है। तो मुझे लगता है कि मीडिया का जो रोल है, जो प्रतिबद्धता है, मैं बार बार इस बात को रेखांकित करता हूं। और इधर जो पत्रकारों पर हमले हुए उसको भी मैं इसी संदर्भ में देखता हूं, क्योंकि जनता को लगता है कि ये पत्रकारिता तो हमारा पक्ष है, हमारी बात सरकार तक, हमारी बात सत्ता तक, हमारी बात दूसरे छोर पर जाएगी, टेबल के उस छोर पर जाएगी। तो अब ये नहीं रहा। जब लोगों को लगा कि ये जो पत्रकार हैं वो तो सत्ता के एजेंट हो गए, वो तो किसी न किसी कारपोरेट के दलाल हो गए, तो इस बात पे लोगों को गुस्सा हुआ। और कई जगहों पे मैंने देखा कि रिपोर्टिंग करने जाते हैं लोग, तब भी उन पे हमले होते हैं। और अभी जिसको एक नई शब्दावली हम लोग यूज कर रहे हैं गोदी मीडिया की, उससे हम लोग देख पा रहे हैं कि वहां विसंगति क्या है। एक तरह की खबरें हैं, किसी एक विचार के पक्ष की खबरें हैं। मैं बार बार इस बात में यकीन करता हूं कि मैं इस चीज को एकदम नहीं मानता कि पत्रकारिता को निष्पक्ष होना चाहिए, पत्रकारिता को जनता का पक्ष होना चाहिए। कोई पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं होती, लेकिन अगर कोई पत्रकारिता सत्ता के पक्ष में होती है तो फिर वह पत्रकारिता नहीं होती है। मुझे लगता है कि यहीं से उसका रोल बदलता है। और ये जो पत्रकारिता है ये धीरे धीरे बदलती गई है। और अब सारे जो पत्रकार हैं, सारे तो मैं नहीं सकता, ये थोड़ा हार्श हो जाएगा, अधिकांश जो मैं कहता हूं कि अधिकांश पत्रकारों ने भी अपनी भूमिकाएं बदल ली। तो उनको लगता है कि अगर हम सत्ता के पक्ष में रहेंगे तो अच्छी जीवन शैली होगी, सैलरी हमारी होगी, हमारी नौकरी सुरक्षित होगी। तो नौकरी करते हैं तो फिर तो दिक्कत, नौकरी करते हैं तो पत्रकारिता थोड़ी कम करते हैं आप। अगर नौकरी ही मुख्य है तो फिर तो पत्रकारिता कहीं हाशिए पर जाएगी। अभी जो विसंगति है वो यही है। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि पत्रकारिता में अब कम पढ़े लिखे लोग भी हैं तो पत्रकारिता हो रही है। आपको मोबाइल पे चलाना आ गया, लैपटॉप पे कंपोजिंग करनी आ गई, तो आप पत्रकार हो सकते हैं। यानी उसके लिए पढ़ने का, आपकी भाषा का, आपके विचार का कोई मतलब नहीं है। और ये बहुत अश्लील विचार मैं कहूँ इसको बताया गया कि पत्रकार को निष्पक्ष होना चाहिए। पत्रकार को निष्पक्षता मेरी समझ में नहीं आती कि ये पत्रकारिता में कहां से आती है। कैसे कोई पत्रकार निष्पक्ष होगा? ठीक है, वो खबर रखेगा, लेकिन उसका अपना विचार तो होगा। वो अपने विचार का प्रचारक नहीं है, लेकिन जनता का पक्ष है। तो मैं बार बार इस बात को रेखांकित करता हूं और उसमें मेरा यकीन भी है कि कोई पत्रकार और कोई पत्रकारिता निष्पक्ष नहीं होती है। जैसे ही वो निष्पक्ष होती है वो सत्ता का पक्ष बनने लगती है। तो निष्पक्षता की आड़ में सत्ता की पक्षधरता आज की पत्रकारिता की विसंगति है, मुझे ऐसा लगता है। हो सकता है कि मैं गलत भी हूं, लेकिन ऐसा मुझे लगता है। नहीं, आपने सही रेखांकित किया है। और शायद यही वजह है कि लोगों का जो भरोसा है, मतलब लोगों का जो अखबारों पर, मीडिया पर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर भरोसा धीरे धीरे उठता जा रहा है। मैं 10 लोगों से अगर बात करता हूं तो उसमें से 5 या 6, 7 लोग कहते हैं कि हम तो चैनल देखते ही नहीं, हम तो न्यूज चैनल देखते ही नहीं। बहुत सारे लोग जो है अखबार भी उतना ही पढ़ लेते हैं जितना कि सुबह उनको दिशा फिरा करके जरूरत पड़ती है। अब तो सर अखबार में प्रकाशित किसी खबर को सच मानने में भी दिक्कत हो रही है लोगों को, क्योंकि उनको पता है कि अखबार में खबरें कैसे छप रही है। तो ये कोई बहुत छुपी हुई बात नहीं है। इसे जो हमारी मैं कहूँ कि जो कारपोरेट पूंजी ने कैसे विचारों का और उसके पीछे की जो चीजें हैं उसका हनन किया है, एक तरीके से अपहरण किया है एक तरीके से। ये आज के दौर की विसंगति है जो मीडिया में दिख रही है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे वो प्रिंट मीडिया। नहीं, बहुत बढ़िया बताया आपने। तो ये जैसे मान लीजिए कि अगर लोगों का भरोसा धीरे धीरे कम होता जा रहा है पत्रकारों पर, पत्रकारिता पर, चैनल, न्यूज चैनल पर, तो आने वाले दिनों में क्या आपको नहीं लगता कि एक जरूरत सी बनती जा रही है एक अल्टरनेट मीडिया खड़ा करने की? जी बिल्कुल। और मुझे लगता है कि उसी जरूरत के तहत ये जो सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म आया, इसे लगा कि इसमें लोग अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन फिर इसकी भी सीमाएं हैं और इसकी भी जो चीजें हैं, जैसे जो अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, जो फेसबुक पे है, तो तमाम तरह की अफवाहें वहां भी चल रही हैं।
तो मुझे लगता है कि जब तक हम लोग सारे लोग, जनता हमारी जो है वो अगर इस तरीके से दखल करती है और इन चीजों को साफ करती है, तभी ये संभव है। वैकल्पिक मीडिया एक अच्छा विचार है, लेकिन फिर जैसे ही मीडिया एक माध्यम बन के आता है तो फिर उसकी सीमाएं जगजाहिर होती हैं, क्योंकि जैसा समाज होगा, अब कोई भी मीडिया निकले, वो वैकल्पिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, जो भी मीडिया हो, वो निकलता तो है इसी समाज से। वैकल्पिक मीडिया भी इसी समाज से होगा। तो हम जो समाज बना रहे हैं वही हम उपभोक्तावादी समाज बना रहे हैं, वही हम एक ऐशो आराम और पूंजी से लगभग समाज बना रहे हैं, जहां जो गरीब है उसकी जगह ही नहीं है, उसकी आवाज ही नहीं सुनी जा रही। तो अगर कोई मीडिया भी आएगा तो उसका जीवन अच्छा नहीं होगा, दीर्घ जीवन नहीं होगा। जैसे तमाम पत्रिकाएं निकली, लघु पत्रिकाएं खूब निकली और खूब बंद हुई। तो ये मैं इस बात को कह सकता हूं कि लघु पत्रिकाएं दरअसल निकलती ही है बंद होने की। एक मुझे याद आ रहा है वाकया रामावतार शर्मा जी का और भवानी प्रसाद मिश्र जी का। रामावतार शर्मा पत्रिकाएं निकालने के लिए कुख्यात थे। कुख्यात मैं कर रहा हूं इसलिए कि पत्रिकाएं निकालते थे, वो बंद होती थी। और भवानी प्रसाद मिश्र जी बड़े संपादक थे, बहुत सम्मानित संपादक थे, बड़े साहित्यकार। तो वो लोग जो रामावतार शर्मा जी हैं उनको बहुत गंभीरता से नहीं लेते थे कि भाई ये तो रोज एक पत्रिका निकालता है, रोज बंद होती है। हम लोगों ने, मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से मैंने बहुत सारी चीजें निकाली, बहुत सारी बंद हो गई, तो वो मैं दर्द समझ सकता हूँ। तो रामावतार शर्मा ने जब एक पत्रिका निकाली तो उसे लेकर के वो गए भवानी प्रसाद मिश्र जी के यहाँ, उन्होंने टेबल पर रखा कि मिश्र जी लीजिए, ये नई पत्रिका आ गई। तो मिश्र जी ने पूछा कि ठीक है शर्मा जी, ये बताओ तो इसका नया अंक कब निकलेगा। वो व्यंग था ये कि ये तो एक ही अंक निकलता है, वो तो बात बंद हो जाती है। उन्होंने पूछा कि ये नया अंक कब निकलेगा। उन्होंने कहा कि मिश्र जी ये ना पूछिए कि नया अंक कब निकलेगा, ये पूछिए कि किस नाम से और किस शहर से निकलेगा। तो ये जो प्रतिरोध का सातत्य है वो जारी रहेगा। तो अगर ये इस तरह की कोई वैकल्पिक मीडिया है जो जन मीडिया है, अगर वहां से ये चीजें आती हैं तब तो उसमें जनता का पक्ष है। लेकिन अगर कोई भी वैकल्पिक मीडिया हो, हम जो समाज बना रहे हैं, अगर वो प्रतिरोध का समाज नहीं होगा, अगर वो विचार का समाज नहीं होगा, अगर उसमें विचारशीलता नहीं है, तर्कशीलता नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास है, पाखंड है, झूठ है, तो फिर कोई भी मीडिया निकाले, कोई भी आए, इस समाज से निकलेगा तो वैसा ही होगा। तो हमको जो उसका रूट है, जो समाज हम बना रहे हैं, उस पे काम करने की जरूरत है कि वो हम ठीक ठाक बनाएं। बहुत सारे उसके कारण है, बहुत सारे उसके हम उसमें जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि हम ये जो दौर है, ये विचारहीनता का दौर है, कई बार मुझे लगता है। और विचारहीनता अपने आप में जो अराजकता है उसको जन्म देती है। तो हमें विचारशील समय बनाना है। जी सर। नहीं, बढ़िया है, आपने बहुत अच्छी तरह से इस पर रोशनी डाली है। अभी जैसे कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में तो बहुत सारी गतिविधियां बंद हैं, है ना, और बहुत सारी बंद नहीं भी हैं। जैसे किसानों का प्रदर्शन तो हो ही रहा है, और सत्ता जो है वो अपने काम धीरे धीरे कर ही रही है। आप अभी इस समय जयपुर में है, राजस्थान में है, जरा मैं जानना चाहता हूँ कि वहाँ पर जयपुर शहर में अभी क्या स्थिति है, मतलब, और आपकी क्या गतिविधि है कोरोना काल में? जी, अभी तो चूंकि हम लोग बहुत दिनों तक, जब लॉकडाउन था तो वर्क फ्रॉम होम में थे, लेकिन फिर जून से जुलाई से धीरे जैसे जैसे ऑफिस खुले, स्कूल भी खुल रहे हैं, तो हम लोग जो अभी फाउंडेशन का जो काम है वो है सरकारी शिक्षकों के साथ वो काम। तो वो जो काम है अभी हम लोग उसमें लगे हुए हैं, और स्कूल खुल रहे हैं तो उनके साथ काम हो रहा है। लेकिन पिछले 15-20 दिनों से जो कोरोना का प्रकोप है वो यहाँ बढ़ा है, और वो जो पूरा लॉकडाउन का दौर था जिसमें श्रमिक इधर से उधर जा रहे थे, लोग पैदल चल रहे थे, वो थम तो गया है। लेकिन जो 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 जीवन है वो फिर उस जगह नहीं लौटा है जहां से लोगों ने छोड़ा था। हजारों कदमों के निशान, लाखों करोड़ों कदमों के निशान जो सड़कों पे दर्ज हैं,
वो अभी मिटे नहीं है, और वो कदमों के ही निशान नहीं है, वो एक व्यथा भी है जो लोग अपने कदमों के साथ छोड़ गए हैं। तो वो अभी जयपुर शहर में भी हम देख रहे हैं, और जो आसपास मैं तो यहाँ के गांव में भी जाता हूँ, तो वहां भी इसको लेकर के जो व्यथा है, जो दर्द है, वो है सर। तो अधिकांश तो हम लोगों की गतिविधियां अभी ऑनलाइन ही चलती हैं, लेकिन फील्ड वर्क भी है और वो शुरू हो चुका है। तो लेकिन बंदिशें हैं, आशंकाएं हैं लेकर के। जिन लोगों ने जैसे मान लीजिए कि पलायन किया था एक तरह से, मतलब प्रवासी मजदूरों ने, तो उनमें से अधिकांशतः वापस आ गए हैं। क्या उनकी नौकरी बहाल हुई है या उनको अभी पेंडिंग में रखा हुआ है? नहीं, बहुत जगह पे तो नहीं हुई है, और बहुत जगह हुई भी है, बहुत से लोग नहीं भी आए हैं अभी। लेकिन मैं फिर वही कह रहा हूँ ना कि जो हॉचपॉच और जो त्रासदी कोरोना के चलते हुई, उससे अधिक त्रासदी मुझे लगता है कि जो लॉकडाउन का फैसला था, अगर उसे थोड़ा सुविचारित करके लिया गया होता। जैसे अभी जो केसेज बढ़ रहे हैं, अभी मुझे लगता है कि लॉकडाउन लगाना चाहिए, लेकिन अब लॉकडाउन लगाने का मतलब फिर वही बात है कि अब ये हो नहीं सकता, क्योंकि हम लोग पहले ही इतना झेल चुके हैं, और उसका जो नुकसान है इतना झेल चुके हैं कि अब लॉकडाउन लगाने के बारे में सरकारें भी नहीं सोच रही। मतलब चुनाव हो, जयपुर में चुनाव हुए, राजस्थान में चुनाव हुए, बिहार में चुनाव हुए, ये पूरा उत्सव का जो दौर था, छठ पूजा हुई, दशहरा, दीपावली, सब हुआ इसमें, लेकिन अब कोई लॉकडाउन की बात नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोगों ने लॉकडाउन को थोड़ा, मुझे लगता है कि जल्दी में और अविवेकी तौर से, बिना सोचे समझे कुछ पहले ही कर दिया था। तो उसके लिए भी हम लोग अगर 10 दिन टाइम दे देते, भाई लॉकडाउन होना है, सारे राज्यों से बातचीत हो जाती, इसका मैकेनिज्म क्या होता। लेकिन ठीक है, सरकार के अपने फैसले हैं, और उस पर आलोचना और उसके पक्ष में चीजें होती रहती, लेकिन जिनको फैसला करना था उन्होंने फैसला लिया, और अब तो हम उससे काफी आगे आ गए हैं, अब हम उस पर नहीं जा सकते। अब जो दौर है, मुझे लगता है कि अभी भी ये कठिन दौर है, और जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है, उसे हम लोग, अब वही उपाय है कि मास्क लगाएं, फिजिकल डिस्टेंसिंग करें। वैक्सीनेशन का भी दौर आ रहा है, अगर वैक्सीन आ गई तो फिर चीजें ठीक होंगी। नहीं, चीजें तो ठीक होंगी ही, बट कब होंगी ये अभी कंफर्म नहीं कर सकते। ये अभी भी थोड़ा अनिश्चितता के गर्त में है कि वो कैसे होंगी, क्योंकि अभी वैक्सीन का कोई पता नहीं है कि कब तक आएगी। तो नहीं, वो वैक्सीन का तो पता नहीं है। दूसरी बात है कि वैक्सीन के लिए जो मार्केटिंग स्ट्रेटजी लगाई जा रही है ना, तो क्योंकि इसी पर मतलब एक कहा जाता है कि आपदा में अवसर तलाश करने वाले, तो बड़ी बड़ी कंपनियां अब इसी में बाजी मारने के चक्कर में हैं। तो बहुत सारे लोगों ने तो आपदा को अवसर बनाया ना, बहुत सारे लोगों ने इस आपदा को अवसर बनाया, और जब हमारी सत्ता, हमारी सरकारें ही कह रही हैं कि ये आपदा में अवसर है, तो लोग बना रहे हैं, उसमें क्या। चलिए, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, और आपकी नई किताबों का मुझे इंतजार रहेगा। और ये जो फिल्म पे आप किताब आपकी आ रही है, इसका थोड़ा कंटेंट बताएंगे आप, मतलब क्या है? जी, दरअसल सिनेमा मेरा एक प्रिय विषय रहा है, जिस पर मैंने लिखा है, खूब लिखा है। एक सतरंगी संसार पत्रिका निकलती थी, उसके सलाहकार संपादक के रूप में भी मैं कुछ दिनों तक जुड़ा रहा, 2-3 साल तक। तो उसमें कुछ आलेख लिखे, और कुछ तमाम पत्र पत्रिकाओं में, अखबारों में भी लिखा मैंने। तो मुझे लगता है कि सिनेमा का एक समाज शास्त्र जो होता है, उसको लेकर के हम लोगों ने बातचीत की कि सिनेमा, उसके दर्शक होने चाहिए, उसकी प्रविधि क्या है, उसका कंटेंट क्या है, सिनेमा आखिर इतनी रोचक विधा है, तो उसको लेकर के हम लोग कैसे जाएं। तो ये सारी चीजें हुई हैं उसमें। उसको लेकर के कुछ आलेख जो थे वो हम लोगों ने लिखे, और उसका एक संकलन है, वो आएगा। उस किताब का नाम अभी हम लोगों ने उर्फ सिनेमा करके रखा है। तो उसमें मेरे साथ मेरे सहयोगी, मेरे सहलेखक राम मुरारी जी हैं, जो वरिष्ठ पत्रकार रहे हैं। अभी वो बात में बात चैनल वगैरह चलाते हैं, और अन्य जगहों पे उनका लेखन, स्वतंत्र लेखन चल रहा है। तो ये वही किताब है सर। ये मुझे लगता है कि ये सब कुछ तैयार है, बस हम लोग उस पे अभी प्रकाशन के लिए नहीं पहल कर पाए या नहीं बात कर पाए, नहीं तो अब तक आ गई होती। फिर एक और किताब तैयार है जो
कसौटी में जो मेरे आलेख छपे थे उसकी भी पांडुलिपि तैयार है, वो कंप्लीट है, बल्कि सबकी भूमिकाएं लिखी जा चुकी हैं। उर्फ सिनेमा की भूमिका जौहरी मल्ल। कसौटी में किस तरह के ये आर्टिकल्स आपने लिखे थे? जी, कसौटी में आर्टिकल्स थे जैसे कुछ अर्थव्यवस्था पर थे, कुछ सिनेमा पर थे, कुछ स्त्री जीवन पर थे, कुछ प्रेम पर थे, कुछ सामाजिक सरोकारों पर थे, जैसे दहेज है, जैसे बिन ब्याही माँ है, बड़ी उम्र का प्यार है, शराब है, तो बहुत सारी चीजें थी इस तरह की। अखबारों का तो हम लोग एक परिशिष्ट निकालते थे, उसका एक विषय होता था और उसमें तमाम बड़े लेखकों से लिखवाया गया। उसमें मैंने राजेंद्र जी से लिखवाया, राजेंद्र यादव जी से, मतेश जी से, बहुत सारे लेख, अभय कुमार दुबे ने खूब लिखा। तो लाल बहादुर वर्मा सर मेरे कुलगुरु रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, तो उन्होंने भी लिखा उसमें। कई सारे फिल्म के लोगों ने, कई सारे राजनीति के लोगों ने भी उसमें लिखा। तो वो एक अखबार था, उसका उपयोग हुआ, उसमें लिखा हम लोगों ने। तो वो लगभग 50 के लगभग आसपास वो आलेख हैं, तो उनका भी एक संकलन तैयार, कई सारी चीजें हैं। तो इस तरह से वो भी चला। तो ये दो जो अभी किताबें हैं, मुझे लगता है कि जो सिनेमा वाली किताब है उसकी भूमिका भी लिखी है जौहरी मल्ल पारख जी ने, और जो कसौटी के आलेखों का संकलन है उसकी भूमिका लिखी है जो वरिष्ठ पत्रकार रामशरण जोशी जी हैं, उन्होंने लिखी। लेकिन अब वो बस जहां से हम लोग उसको प्रकाशित करने के बारे में तय करें। नहीं, बढ़िया है। अब एक आखिरी सवाल, उसके बाद से मैं विदा लूंगा आपसे। ये जैसे कि आपने रिसर्च भी किया और एंशिएंट हिस्ट्री में, और आपने बौद्ध धर्म और जैन धर्म के काल में सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था पर काफी काम किया। ये जरा मैं जानना चाहता हूँ, मेरी भी जिज्ञासा रही, हालांकि मैंने इधर उधर पढ़ा है लेकिन मैं बहुत सम्यक रूप से इतिहास पढ़ नहीं पाता हूँ, क्योंकि इतिहास में जो वंशावली होती है वो मेरे आज तक पल्ले नहीं पड़ी कि इसके बाद डायनेस्टी में कौन कौन आया, कैसे कैसे आया। मैं अक्सर कंफ्यूज रहता हूँ और इस बात के लिए मेरे पिताजी मुझसे बहुत नाराज भी रहते थे। तो ये थोड़ा मुझे बताइए कि ये बौद्ध धर्म, जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बाद तो ये हिंदू धर्म का प्रादुर्भाव हुआ ना, कि हिंदू धर्म पहले से ही था? हिंदू धर्म तो मतलब अब तो उसे लोग सनातन धर्म बोलते हैं, कि जब से वेद हैं, यानी वेद, उपनिषद और सारी चीजें, हाँ, जब से सृष्टि हुई है ये वही से है, और वही से हिंदू धर्म है, वही सनातन धर्म। तो ठीक है, इस थ्योरी पे भी हम यकीन कर लें और ये मान लें कि जो हिंदुत्व है, जो आज का हिंदुत्व है, इसको हम वहां से नहीं जोड़ सकते, क्योंकि आज के हिंदुत्व की जो ठेकेदारी है वो कुछ खास लोगों ने ले रखी है, लेकिन हिंदुत्व ही अपने आप में बड़ी उदार परंपरा है। हिंदू धर्म जो है, या जो हिंदू विचार है, जिसको हम कहते हैं कि हिंदू धर्म में है, तो इस धर्म की जो परंपरा है, अगर उसे हम ऋग्वेद तक लेके जाते हैं तो वो उदार परंपरा है, क्योंकि उसी परंपरा में फिर उपनिषद आते हैं। और उपनिषद में एक बहुत खास बात हुई, मुझे थोड़ी हैरानी हुई, एक प्रश्नोपनिषद है, यानी वो सिर्फ सवाल जो पूछने की आजादी है, जैसे वेदों में भी है, कस्मै देवाय हविषा विधेम, यानी किस देवता को हम अपनी हवि समर्पित करें। तो ये जो क्वेश्चनिंग है, ये इस सांस्कृतिक विरासत में शामिल है, और उसी सांस्कृतिक विरासत से उपनिषद निकले और उसी में प्रश्नोपनिषद निकला। वेदों का जो एक पूरा कालखंड है वो प्रश्नों को लेकर के ही है, जो हमारे सवाल है। और अब इस सवाल पूछने की परंपरा को ही मतलब हिंदुत्व पे हमला माना जाने लगा। तो ये इसी के सवाल पूछने के क्रम में ही बुद्ध का भी और जैन का भी होता है आविर्भाव। तो जो पारंपरिक व्यवस्था थी, बुद्ध ने एक बड़ा काम किया कि जो जन्म के आधार पर श्रेष्ठता थी उस पर सवाल खड़ा किया, और उन्होंने कहा कि कोई जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ नहीं है, जो यहाँ कर्म है, और ऐसा नहीं है कि मरने के बाद ही मोक्ष मिलेगा, हम जीते जी निर्वाण प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो दो तरीके की बातें थी, इन्होंने जो पारंपरिक सोच था, जो पारंपरिक विचार चला आ रहा था, उस पर सवाल खड़े किए।
तो फिर जब बाद में बुद्धों का और हिंदू धर्म के मानने वालों में और सनातन धर्म के मानने वालों में जो संघर्ष हुआ, वो हमारे इतिहास की एक काली सच्चाई। काफी रक्तपात हुआ, कई सारे बुद्ध और हिंदू आपस में लड़े मरे कटे। हम जो कहते हैं कि इस्लाम के आने के बाद से, तो मुझे ये समझने में दिक्कत होती है कि फिर अगर इस्लाम आया और हिंसा आई, तो फिर बुद्धों में और हिंदुओं में जो मारकाट होती थी, उसमें इस्लाम कहाँ था? अशोक के समय जो युद्ध हुआ, जो कलिंग विजय हुआ, उसमें इस्लाम कहाँ था? हम राम रावण युद्ध को भी मान ले अगर, तो राम रावण युद्ध में इस्लाम कहाँ था? महाभारत में इस्लाम कहाँ था? हम जो कहते हैं कि पैगंबर साहब लेकर के एक हाथ में तलवार और एक हाथ में कुरान आए, तो हमारे देवी देवता कौन से अस्त्र शस्त्र के बिना काम करते हैं? तो ये कहना कि कोई एक कौम, कोई एक धर्म हिंसा में यकीन करता है, क्योंकि हम जब सभ्य होने लगे तो धीरे धीरे अहिंसक होने लगे, बातचीत में, संवाद में यकीन करने लगे, वरना हम तो सब लोग वैसे ही हुए ना। तो जो हमारे इतिहास का विकास है, जो आपने बहुत अच्छी बात बताई सर की जो तिथियां हैं, उसको लेकर के बहुत घबराहट होती है, मुझे भी होती है। और अब इतिहास ये बदला है। जब मैंने पहली बार लाल बहादुर सर की किताब पढ़ी थी इतिहास के बारे में, तो मुझे लगा कि अब इतिहास में समझ रहा हूं, अब मैं इतिहास पढ़ रहा हूं। वरना इसके पहले जो मैं इतिहास पढ़ता था, वो तो लगभग एक टेलीफोन डायरेक्टरी होती थी। एक तरफ नाम है और एक तरफ कुछ तिथियां है, नंबर है। मतलब जैसे टेलीफोन डायरेक्टरी में होता है कि फला नाम है, उसका ये नंबर है, तो फला राजा है, इस समय जीता, इस समय जन्म हुआ, इस समय मरा। तो जो इतिहास है, जो राजाओं का इतिहास हुआ करता था, मार्क्सवादी चिंतन ने उसे जनता का इतिहास बना। तो इतिहास को देखने की जो हमारा अप्रोच है, वो सब बदला। और अब तिथियां नहीं है इतिहास में सर, अब हम लोग थीमेटिक पढ़ते हैं। तब कोई थीम ले लिया, जैसे अंग्रेजों का आगमन एक थीम हो गया, जैसे 1857 एक थीम हो गया। तो अब इतिहास ने तिथियों से मुक्ति पा ली है। तिथियां तो रहेंगी ही इतिहास में एक संदर्भ के लिए, लेकिन तिथियों को रटने को ही जो इतिहास मान लिया जाता था, अब वो अप्रोच बदला है। और अब इतिहास की किताबें बहुत रोचक हैं। मैं तो जब भी लाल बहादुर सर को पढ़ता हूँ, तो किसी उपन्यास से अधिक मुझे रोचक लगता है। मैंने उपन्यास ढेर सारे पढ़े, मैं जब छोटा था तब भी वो जासूसी उपन्यास से लेकर के और सामाजिक जो भी होता था, जो गुलशन नंदा और जिसे अब हम कहते हैं कि लुगदी लिटरेचर है, सबसे पहले मैं लुगदी लिटरेचर ही खूब पढ़ता था। और बाद में फिर जब मैंने गुनाहों का देहता और सारी चीजें, तभी वही शुरुआत वहीं से। जी बिल्कुल सर। तो वो चीजें बदली, तो ये अप्रोच बदला है। लेकिन मुझे लगता है कि हिंदुत्व की जो अवधारणा आज है, इसे थोड़ा खंगालने की और क्वेश्चन करने की जरूरत है। चलिए बढ़िया है। और आपने ये बहुत अच्छी बात बताई कि इतिहास पर अच्छी अच्छी किताबें आ गई हैं जिसको पढ़ा जा सकता है, जैसे कि आपने जिक्र किया लाल बहादुर वर्मा की किताब है। और भी तो मैं भी जरा मतलब वही क्योंकि एक चिंतक होने के नाते और एक सचेत होने के नाते मैं भी जरा चीजों को समझना चाहता हूँ। और क्योंकि देखिए इंसान का एक बेसिक इंस्टिंक्ट होता है सवाल करना। हम लोग जब पढ़ते थे तो हम अपने टीचरों से, अपने गुरुओं से या अपने मित्रों से ये इस बात पर बहस करते थे कि ईश्वर है कि नहीं, और हमारी बहसें वहां होती। तो ये बात और है कि आस्तिक और नास्तिक तक बाद में हम लोगों को कह दिया जाता था कि नास्तिक हैं ये। अब आज तो आप के सामने एक बड़ी समस्या है कि आप सवाल भी नहीं कर सकते जी। तो सवाल करना तो अब ही होना हो गया ना। हाँ, जैसे वेदों का बारे बताया था आपने, वो प्रश्नोत्तरी, वेद प्रश्नोत्तरी आपने बताया ना उसका जी। और ये उसके बाद से जो उपनिषद प्रश्नोत्तरी, ये प्रश्नोपनिषद है, प्रश्नोत्तरी उपनिषद, ये मिल जाता है, मिल जाएगा मार्केट में? जी जी मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। मैंने जो ऋग्वेद या और जो किताबें जो हम लोग की मेरे शोध का विषय वो था, तो मैंने उसे पढ़ा तो जो चौखंबा ओरिएंटल है वाराणसी का, उससे, और जो जहां से वो चाणक्य का मैंने लिया था, आर श्यामा शास्त्री जो संपादित किया है, मैं मैसूर से निकला है। तो ये प्रामाणिक चीजें हैं, वो तमाम विश्वविद्यालय के पुस्तकालयों में भी होगी और अभी भी वाराणसी में मिल जाएगा वो, तो मिल सकता है। चलिए बढ़िया किया है। मैं
अपने और मित्रों को भी हमारे काफी जानकारी मिल गई होगी, मुझे तो मिली है, मैं इसको पढ़ूंगा, और क्योंकि पढ़ने में ही भलाई है, बाकी तो दुनिया जो है वो चाहती है कि बेपरवाह लोग हो जाएं, है ना। तो दीपक जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि एक बार आपके साथ फिर बैठना पड़ेगा, जरा इतिहास पर कुछ बातें करेंगे आपसे। जी बिल्कुल, तो इतिहास और साहित्य दोनों मेरा प्रिय विषय है, तो हम लोग जरूर उस पर कभी अगर लगे तो मैं जरूर आपके साथ बैठूंगा, क्योंकि इतिहास की जानकारी लोगों को नहीं है और उस पर बातचीत करना बहुत जरूरी है। तब तक मैं भी अपनी कुछ तैयारी करूंगा, तो ताकि सवाल वगैरह आपसे अधिक कायदे से बात हो जाए। मैं भी इतिहास का विद्यार्थी हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और धन्यवाद इसलिए भी कि आपने इतना समय मुझे दिया और बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है। मतलब ये जो साहित्यकार बंधु जो होते हैं वो, और ये जो मल्टीफेरियस आपकी जब पर्सनालिटी रही है वो काफ़ी अलग है, और आपके पास हर चीज़ की जानकारी है, तो इसके लिए भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। शुक्रिया सर, बहुत बहुत नमस्ते। नमस्ते सर, सबको नमस्ते।